जब अपने उद्बोधन में गर्भ संस्कार की बात हुई, मातृशक्ति की बात हुई, तो वो लोग जो आधुनिकता में विशेष योगदान देते हैं या विशेष आग्रह रखते हैं, उनके लिए आधुनिक समाज में महिला को मात्र माता के रूप में देखना महिला की पूर्ण शक्ति का तिरस्कार है। और आधुनिक समाज में जब इस प्रकार से चर्चाएं होती कि एक मां की तपस्या में कितनी ताकत है कि वो एक साम्राज्य की स्थापना कर सकती है और एक महिला के संकल्प का प्रमाण ये कि महाभारत का युद्ध करवा सकती है, तो लोग कहते हैं कि ये तो पुरानी बातें हैं, इनका नए भारत में क्या काम। लेकिन अगर आप भारत की संस्कार पद्धति को देखें, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन आशीष जी आपने विवेकानंद जी के दृष्टिकोण से किया। तो आज जिस जानता राजा के हम अनुयायी बनकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, उस विचार को व्यक्त करने वाला व्यक्ति कौन था, पहले उसकी पृष्ठभूमि देखना जरूरी है। आप में से कुछ लोग स्वयं सेवक होंगे, है क्या यहाँ पर कुछ? बहुत ही कम लोगों को शायद पता हो कि जानता राजा ये दो शब्द के रचयिता एक संत थे जिनका नाम था समर्थ रामदास जी। अब अगर लखनऊ में मैं ये कहूं कि समर्थ रामदास जी कौन थे, तो बहुत लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह निश्चित रूप से उभरेगा। लेकिन आप में से कितने लोगों ने वो भजन सुना है, रघुपति राघव राजा राम? ये मान्यता है कि ये रामदास जी के मंत्र की उत्पत्ति है जो आज भी गाई जाती है। आप में से कितने लोगों ने मराठी का वो भजन सुना होगा, गणेश का उत्सव चल रहा है, सुख करता दुख हरता, वो समर्थ रामदास जी का स्वयं का लेखन है। तो आशीष जी जिस परंपरा की बात कर रहे थे, सोचिए जो संत 1600 के वर्ष में धार्मिक मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, उनका लेखन, भजन, मंत्र आज भी आधुनिक भारत में गाया जाता है। प्रभु की आराधना में हम सबके माध्यम से प्रभु के चरणों में अर्पित किया जाता है। और भारत की इस सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का एक माध्यम है ऐसे कार्यक्रम, व्याख्यान मालाएं, जिनके माध्यम से एक भारत की श्रेष्ठता हमारे नागरिकों को, जनमानस को पहुंचाने की व्यवस्था। अब अगर जानता राजा की बात करें तो 1980 के दशक का ये नाट्य रूपांतर छत्रपति शिवाजी महाराज का ओरिजिनली मराठी में लिखा गया और इतना भव्य था कि महाराष्ट्र के कोने कोने में इसका दर्शन हो, इसका दर्पण हो, ऐसी लहर सी चली। मैंने अपने राजनीतिक जीवन के 15 साल महाराष्ट्र के हर जिले में बिताए हैं। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि जिस जानता राजा की हम बात करते थे महाराष्ट्र में, वो एक दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी में आके और जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ये एक भारत है, सब तभी श्रेष्ठ भारत है, तो उसका सबसे सुनहरा उदाहरण है जानता राजा को लखनऊ की पुण्य भूमि पर आप हमारा लेकर।
रामदास जी ने जब पहली बार जाणता राजा शब्दों का उल्लेख किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशंसा करते हुए उन्होंने क्या लिखा वो आपको आज बतलाना चाहते हैं। अब कुछ लोगों को भ्रम है कि संत थे महाराष्ट्र से, लिखा महाराष्ट्र में किसी के बारे में, मराठी हमें समझ नहीं आएगी, लेकिन हमारे भाषाओं की जननी संस्कृत का करिश्मा कुछ ऐसा है कि मैं मराठी में पढ़ूंगी और आप यहाँ पर हिंदी में समझ जाएंगे, और शायद इसी को दिव्य प्रेम कहते हैं। भाषा का प्रेम, भाषा की जननी। और रामदास जी ने जो कहा जाणता राजा के बारे में वो ये था, निश्चयाचा महामेरू, निश्चय का महामेरू, मेरू पर्वत की बात करते हैं। निश्चयाचा महामेरू बहुत जनांसी आधारू, बहुत लोगों का आधार, अखंड स्थितीचा निर्धारू, अखंड स्थिति का निर्धारित करने वाले, श्रीमंत योगी नरपति हयपति गजपति गणपति भूपति जड़पति पुरंदर आणि शक्ति पृष्ठभागी, यशवंत कीर्तिवंत सामर्थ्यवंत वरदवंत पुण्यवंत नीतिवंत जाणता राजा, आधारशील विचारशील दानशील धर्मशील सर्वज्ञपणे शील सकळा ठाई, धीर उदार गंभीर शूर क्रियेसी तत्पर सावधपणे वर जाणता राजा, श्रीमंत योगी यशवंत कीर्तिवंत दयावंत पुण्यवंत नीतिवंत आचारशील विचारशील दानशील धर्मशील, ये एक संत कहते हैं, एक राजा के बारे में नहीं बल्कि जनता के मनों पर राज करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी जननी की स्मृति में आज ये व्याख्यान माला रखी गई है। और जिन लोगों को लगता है कि नारी के संदर्भ में हमारे समाज की स्थिति अथवा दर्शन संकुचित होगा, समर्थ रामदास जी के जीवन में भी संत की दृष्टि से जब उन्होंने महाराष्ट्र भर में धर्म का प्रचार किया, धर्म का व्याख्यान किया, धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे में शायद ही कोई जानता होगा कि 18 महिलाएं उनके सानिध्य में धर्म का प्रचार प्रसार करती थी। तो उस युग में किसी ने समर्थ रामदास जी से कहा, महिला और धर्म, धार्मिक गढ़ में महिला क्यों? तो तब रामदास जी ने कहा था, जिस महिला की कोख से जन्मे उस महिला की महिमा को अगर ना समझे तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। ऐसे हमारे संस्कृति सोच रही है। स्वयंसेवक सोच रहे होंगे हमारे बारे में क्यों पूछा, शायद ही कोई जानता होगा कि रामदास जी का कथन, उनका योगदान प्रेरणा बना डॉक्टर साहब के लिए। तो ये पूछे कि आज उत्तर प्रदेश में एक संत की मराठी व्याख्यान को क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है, तो भारत की श्रेष्ठता देखिए कि संत जब राष्ट्र के भ्रमण पर निकले तो उत्तराखंड जो आज है उसमें मिले सिखों के गुरुओं हरगोविंद जी से, और उनसे उनका संवाद रहा कि आप तो गुरु हैं तो आपके हाथ में तलवार क्यों है? उन्होंने कहा धर्म की रक्षा के लिए। ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा।
महाराज के बारे में आज जब यहाँ पर उद्बोधन में आशीष जी के वाक्यों से पहले किसी ने जय भवानी का जय घोष किया। आज भी महाराष्ट्र में जय घोष जय भवानी जय शिवाजी का ही है। और जैसा कि आशीष जी ने कहा, ये हमारी ही सभ्यता में संभव हुआ कि एक मां ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रभु से स्वयं मांगा और ऐसा पुत्र मिला। लेकिन जब आप ये जानता राजा जाएं देखने, उससे पहले मेरा आग्रह है कि यहां महिला हो या पुरुष, कुछ पल छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ साथ माता जिजाऊ का भी उल्लेख अपने परिवार में करें। 14 साल के थे शिवाजी जब उनको और उनकी मां को पुणे की जागीर संभालने के लिए भेजा गया। साधारण जागीर नहीं थी। दक्खन में एक तरफ सुल्तान बैठे थे और दूसरी ओर मुगलिया सल्तनत थी। आज के समाज में भी एक औरत नई जगह पर अपने 14 साल के बच्चे के साथ जाए, ये औरत ही समझ सकती है कितनी कठिनाइयां होती हैं। आप सोचिए 1630 के बाद 14 साल के बेटे को लेकर एक नई जागीर संभालने के लिए उसकी मां जाती है। और मां भी कैसी है? बेटे को रामायण महाभारत पुराणों की कथाएं सुनाती, घुड़सवारी सिखाती, तलवारबाजी सिखाती। दूसरी ओर उस छोटे से जागीर में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करती। आज अगर किसी महिला से, किसी परिवार से बात करें तो हमको लगता है भाई 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि अरे सुबह उठे, स्कूल के लिए तैयार करो, फिर घर के लिए तैयार करो, फिर दोपहर को लौटेंगे, फिर मेरी नौकरी भी है, फिर शाम को सब घर लौटेंगे, फिर मुझसे पूछेंगे अरे खाना क्या बनाना है, फिर रात को सब खाना खाएंगे, सब सोएंगे, मैं ऑफिस का थोड़ा काम पड़ा होगा वो खत्म करूंगी, ऑफिस नहीं जाती तो घर का काम है वो खत्म करूंगी। 24 घंटे निकल जाते हैं, मैं थक जाती हूँ, अगली सुबह फिर आती है, फिर थकती हूँ, यही बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं होता। सही है, सब बहनों में कर रहा है गानी घर घर। हम भूल जाते हैं ऐसे में बच्चा ठीक घर पर पहुंचा कि नहीं। आज व्यवस्था है चेक करने की, फोन है ना सबके पास। ऐसे में बच्चे को किस क्लास में जाना है? पेंटिंग सीखनी है, राइटिंग सीखनी है, डांस क्लास जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है, इसकी क्लासेस भी होती हैं। जो समृद्ध परिवार के हैं वो अकेले रोटी नहीं बनाते, कोई बावर्ची होता है जिसको बताया जाता है, तो आते ही सुबह सुबह आपसे कहते भाभी क्या बनाऊं। भाभी जी को ये दिक्कत होती है, अरे यार रोज मैं बताऊं क्या बनाना है, तुम अपना भी तो बताओ कभी कभी। कितनी बहनों ने किया है ये है ना। फिर बीच में कहीं आशीष जी का निमंत्रण आ जाता है कि आ जाइएगा भाभी जी। फिर आप कहते हैं यार आशीष जी अचानक निमंत्रण देते हैं, पहले से बताते नहीं हैं, फिर भागते भागते आते हैं। फिर बीच में आशीष जी प्रलोभन भी देते हैं, स्मृति रहने आशीष जी कुछ लोगों को याद नहीं होगा, मंत्री हमको नहीं मिलना, फिर आशीष
हस्बैंड और जोर मार रहा है, वकील साहब बहुत परेशान कर रहे हैं। आधुनिक सुविधाएं होने के बावजूद हमारा ये दिन है जो बीतता है। सोचिए 1640 का दशक है। एक माँ अपने 14 साल के बेटे को एक ऐसी जागीर में लेकर जाती है जो दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक औरत अपने 14 साल के बच्चे को लेकर जाती है एक ऐसी जागीर में जहां लोग बैठकर इंतजार कर रहे हैं, आई है क्या? फिर वो औरत वहां पर जागीर भी संभालती है, बच्चा भी संभालती है, अपनी प्रजा को कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने देती कि मात्र वही उसका बेटा है, पूरी प्रजा उसका परिवार है। ये संस्कार जिजाऊ माता वहां पर स्थापित करती है अकेले। अभी भी चित्र देख रहे हैं आप माता का अपने बेटे के साथ। भारत में शायद ही आपने ऐसा चित्र देखा होगा, क्योंकि जब बेटा चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है तो बेटे की मूर्ति ज्यादा बड़ी होती है, मां की छोटी हो जाती है। लेकिन संस्कार देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्तों का, उनको पता था कि पराक्रम की पृष्ठभूमि वो मां। और मां ने क्या क्या अपने बेटे के माध्यम से स्थापित किया, आज वो कहना बहुत जरूरी है। मैंने आप सबसे कहा कि समर्थ रामदास जी ने जानता राजा मतलब प्रजा ही कहती है कि हमारा राजा है, ये भावना स्थापित की होगी तभी तो संतों ने लिखा। आपको आश्चर्य होगा अगर मुगलिया सल्तनत की ऐसे कुछ पन्ने आप पलट कर देखें तो राजा अपने दरबार में मुगलिया सल्तनत में लोग रखा करता था जो शेर व शायरी करे, राजा के कसीदे पढ़े सुल्तानों के। ये संत है जो उनके कार्यकाल में रहे, जो उनसे मिले नहीं थे ये लिखते होते। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रभाव ऐसा था कि एक संत ने प्रभु की आराधना के साथ साथ इस छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी लिखा। आप सोचिए उस व्यक्ति की महिमा कैसी, एक संत ने प्रभु की आराधना छोड़ अपने समय में से समय निकालकर शब्दों से आलंकृत किया महाराज। यही स्वर्ग की उपाधि है। और आज जैसे कि मैंने कहा, मराठी में मैंने शब्दों में छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया, आप में से कई लोगों को हिंदी में समझ आया। और मातृभाषा कैसे संस्कार की नींव रखती है उसको समझते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस वक्त दरबारों में पर्शियन भाषा बोली जाती थी। महाराज ने ये कहा कि संस्कृत और मराठी बोलो। कुछ लोगों ने आकर कहा महाराज वर्षों वर्ष से पर्शियन में बोल रहे हैं, दरबार का काम कर रहे हैं, अब कहां से बोले? तो महाराज ने राज व्यवहार कोश बनवाया। आजकल बच्चे इसको गूगल करेंगे तो ट्रांसलेशन शब्द निकलेगा कि राज्य अगर कहता है कि वर्षों वर्ष से पर्शियन भाषा में हम काम कर रहे हैं मुगलिया सल्तनत की छत्रछाया में, तो महाराज कहते हैं अपनी मातृभूमि को अगर व्यवहारिक बनाना है तो आओ हम लोग कोश बनाएं ताकि दरबार को और दरबार में आने वाले हर नागरिक को पता चले कि जननी की भाषा क्या है। आज तो गूगल है, पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और ऐसे कुशल संगठक, अगर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो समझ आएगा कि मुगलिया सल्तनत की जो आर्मी थी उसमें कम से कम 2.5 से 3 लाख सैनिक थे। अब हमको जो इतिहास पढ़ाया गया उसमें कहा गया भाई 3 लाख की सेना है, होशियार बनो, दोस्ती करो। शिवाजी महाराज ने दोस्ती क्या करी?
जो मेरे लोगों पर आक्रमण करना चाहते हैं, जो मेरी संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, भले ही उनकी 3 लाख की संख्या हो, हम कुछ भी ना हो, लेकिन हम लड़ेंगे। ये संस्कार उस माँ से आया है जिसका हाथ क्यों आप देख रहे हैं, कह रही है अद्भुत की सोचो। तुम निर्भीक होकर संस्कार का परिचय दोगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी तरह निडर होंगी। लेकिन माँ ने जो आजकल अंग्रेजी में शब्द चलन होता है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स सिखाई अपने बेटे को। मावड़ नाम का एक इलाका, वहां नौजवानों की ऐसी फौज तैयार की कि भले ही सामने की सेना में 2.5 लाख हो, ये 25,000 ही काफी है। और मावड़ के नौजवानों को ऐसा विश्वास था छत्रपति शिवाजी महाराज में कि उनसे कभी किसी ने कहा कि मारे जाओगे समर्पण अगर नहीं किया मुगलिया सल्तनत दक्कन के सुल्तानों के सामने, तो उन्होंने कहा लाख मर गए तो भी बेहतर है, लेकिन लाख मोल का हमारा ये पेशिंदा शिवाजी महाराज जिंदा रहना चाहिए। 25,000 के सामने 2.5 लाख। आप में से कितने लोगों ने गुरिल्ला वॉरफेयर ये जो शब्द सुना है ना? छत्रपति शिवाजी महाराज की यही मिलिट्री टैक्टिक थी। हम 25,000 को 2.5 लाख, फिर भी हम भारी पड़ेंगे। आज जब जानता राजा का यहाँ पर वीडियो चला तो उसमें दुर्गों की बात की गई, किलों की बात की गई। आप जानते हैं महाराज ने पहला किला किस उम्र में फतेह किया था? 16 साल की उम्र। 14 साल की आयु में मां घुड़सवारी सिखा रही है, तलवारबाजी सिखा रही है, और 16 साल 2 साल में ही बेटा किला फतेह कर लेता है। और 300 किले दुर्ग आज भी आप में से जितने लोग महाराष्ट्र की छुट्टी पर जाएं तो मैं चुनौती देती हूँ, ऐसे कई दुर्ग हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जिसमें आज भी लोग चढ़ नहीं पाते हैं। सोचिए दुश्मन का क्या हाल होगा। लेकिन शासन का स्वरूप कितना विराट हो सकता है कि एक 14 साल का लड़का अपनी मां के साथ एक जागीर में आए, 16 साल की उम्र में पहला दुर्ग फतेह करे, धीरे धीरे 300 दुर्ग जीते और देश की सबसे प्रभावशाली नौसेना भी बनाई। आज भी 1640 के बाद की जो नौसेना की दुर्गे हैं जल में, कोंकण में, आप जाकर देखें छत्रपति शिवाजी महाराज ने तब जो बनाया वो आज भी है। कम पैसा, कम लोग, लेकिन व्यवस्था स्थायी। और व्यवस्थाओं के अभाव में कैसे सेवा देना अपनी जनता को, ये जिजाऊ माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को सिखाया। हम सब बार बार माँ का व्याख्यान सुनते हैं तो माँ की कोमलता के बारे में निश्चित रूप से चर्चा होती है, और माँ की कोमलता का सबसे बड़ा प्रमाण है छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सैनिकों से कहा था कि जब एक इलाके से गुजरो तो याद रखो कि जो खेत है किसान का वो रौंदा ना जाए। एक भी कण किसान की उपज की तुम्हारे घोड़ों की टाप से बर्बाद हो जाए। वरना राजाओं की कई कहानियां हमने सुनी जो कहते हैं कि अगर तुम जाओ अपनी सेना लेकर तो जो भी रास्ते में आए सब ध्वस्त कर। लेकिन एक माँ का संस्कार है जिसने अपने राजा को ये सिखलाया कि जब गुजरो उस किसान की कोई भी गलती नहीं है जिसके खेत से गुजर रहे हो, उसकी एक भी फसल का कण तुम्हारी वजह से बर्बाद नहीं होना चाहिए।
में उसकी बहू को निर्वस्त्र किया जाता है, कुछ नहीं बोलती और महाभारत का युद्ध होता है। और एक मां जिजाऊ जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को ये संस्कार दिए कि दुश्मन की मां और बेटी भी तुम्हारी मां और बेटियों की तरह सम्मान की अधिकारी है। एक बार कल्याण नाम की जगह है, आज के इस कार्यक्रम के बाद आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा, मुंबई के पास कल्याण के सूबेदार की बहू को महाराज के एक सैनिक उठाकर ले आए, दरबार में पेश कर दिया। देखिए, जिसने आपका विरोध किया उसकी बहू को उठाकर, और भरे दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि अगर मेरी माँ भी आपकी तरह सुंदर होती शायद मैं भी सुंदर होती। और सम्मान सहित उस महिला को उसके परिवार में लौटाया गया उसके पास। तो ये हिंदुस्तान की माँ है जो दुश्मन की माँ बेटियों को भी सम्मान की दृष्टि से देखने का संस्कार है। लेकिन मात्र कोमल नहीं है माँ, मात्र संस्कार का संचार नहीं करती, ये भी सिखलाती है कि शासन कैसे चलाया जाए। आज मुझे यहाँ पर कुछ लोग जैसे मीडिया के कुछ मित्र आए हैं, वो सोचेंगे मोदी जी के बारे में कुछ पूछ लें, आप कैबिनेट मेंबर हो, बैठा है भारत जाएगा, आप ये बोल दीजिए वो बोल दीजिए। लेकिन सोचिए उस जमाने में छत्रपति शिवाजी महाराज की भी 8 लोगों की कैबिनेट थी। उनके पास भी विदेश मंत्री थे जैसे मोदी जी के पास जयशंकर, सुमंत विदेश मंत्री को कहते हैं। उनके पास भी हम सबको लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज खुद सेनापति होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी कैबिनेट में भी सेना के प्रधान को नियुक्त किया था। उनके पास भी न्यायाधीश थे और धार्मिक कार्यों के लिए, दान करने के लिए अलग से दरबार में उनकी कैबिनेट में एक व्यक्ति की विशेष जिम्मेदारी थी। हमको लगता है आजकल दफ्तर में हमें काम करने में सचिव मिलते हैं, उनकी कैबिनेट में भी दफ्तर का मात्र काम करने के लिए एक सचिव होता था। इसका मतलब जब हमसे कहा जाता है कि देश अभी आजाद हुआ है, उनको तो अभी शुरू हुआ, तो ये पता चला है कैसे शासन चलता था। इसीलिए नरेंद्र भाई हमें विश्व की लोकतंत्र की जननी के रूप में लोगों के सामने परिभाषित